तो स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग एक बार फिर से उपस्थित हैं बीपीएससी पीआरटी की तैयारी के लिए। और साइंस का हमारा सीरीज अभी चल रहा है, पहला क्लास आ चुका है जिस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया है। और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज का ये दूसरा क्लास साइंस के ऊपर होगा। और एक बार फिर से हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग जिस प्रकार से अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमारी तैयारी इसी प्रकार से आगे चलती रहेगी। अन्य विषयों पर भी काम चल रहा है और जैसे जैसे सारे क्वेश्चन बैंक तैयार होते जाएंगे हम एक एक करके उन सभी के क्लासेस लेकर के आएंगे। तो बने रहेंगे हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो 31वां सवाल यानी कि दूसरे क्लास का पहला सवाल आ चुका है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है? तो यह सवाल पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित है। पृथ्वी की संरचना को हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो सबसे ऊपर की जो परत होती है जिसे हम लोग भूपर्पटी कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी परत होती है जिसको हम लोग मेंटल कहते हैं। और इसके अंदर एक परत होता है सबसे अंदर वाला जिसे हम लोग क्रोड कहते हैं। ठीक है, तो जो भूपर्पटी है ये सियाल के नाम से जाना जाता है। जो मेंटल है दूसरी जो परत है वो सीमा के नाम से जानी जाती है सॉरी। और जो क्रोड होता है उसमें निकेल और लोहा इन दोनों की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसको शॉर्टकट में नीफे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोड भी सही ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा इन दोनों की प्रधानता होती है। तो नीफे तो चूँकि क्रोड का ही नाम है तो ये 3 और 4 ये दोनों ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पर हम लोग 5वां ऑप्शन चूज करेंगे। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में यदा कदा रेयर ऑफ रेयरेस्ट कह सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों में 5वां ऑप्शन हमारा काम आ सकता है। अभी हालांकि स्पष्ट नहीं है कि 5 ऑप्शन होंगे या फिर 4 ऑप्शन रहेंगे। अब देखिए आने वाले समय में बीपीएससी की ओर से क्या नोटिफिकेशन आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी तैयारी तो जारी रखेंगे ही। 4 ऑप्शन रहे या फिर 5 ऑप्शन रहे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 5वां ऑप्शन केवल और केवल कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया जाता है। तो इसको लेकर के एक आध प्रश्न मैंने ऐसे सेट किए हैं जहाँ पे 5वें ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अगला सवाल है कौन सा, यहाँ पर निम्न में से जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है? ब्रोमीन, सोडियम, सल्फर और सफ़ेद फास्फोरस। तो यहाँ पर देखिए सफ़ेद फास्फोरस जो है वह कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेता है। ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और सफ़ेद फास्फोरस को इस तरह से प्रिजर्व करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भूकंप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप मापने वाले यंत्र को भूकंप मापी हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में इसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन सही है, सिस्मोग्राफ, जिसको हम लोग हिंदी में भूकंप मापी कहते हैं। ठीक है, भूकंप मापी। रिक्टर स्केल भूकंप के जो तीव्रता होती है, भूकंप की तीव्रता को जिस स्केल पर मापा जाता है उसको रिएक्टर स्केल कहते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापा जाने वाला मापक होता है, स्केल होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि 6.5 तीव्रता का भूकंप आया, तो 6.5 जो है वो रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। और आप यहाँ पर देखिए रिक्टर स्केल भूकंप मापी एक यंत्र का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। इस चित्र की सहायता से हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये इस तरह की एक डिवाइस को ज़मीन पे फिट किया जाता है। अगर कभी भूकंप के कारण पृथ्वी के परत पे कंपन उत्पन्न होता है तो इसके यहाँ पे जो सुई लगी हुई है इसमें नीब रहती है, स्याही रहती है। और ये स्याही जो है अगर कंपन होगा तो ये जो यंत्र है ये कंपन के कारण हिलेगा। और यहाँ पर जो सुई नुमा नीब रहती है जिससे स्याही रिश्ती रहती है वो ऊपर नीचे होगा और ऊपर नीचे होने के कारण उस पर कंपन अंकित हो जाएगा। ठीक है, और इसी पे एक पैमाना रहता है कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया है। ठीक है, जिसको हम लोग रिक्टर स्केल कहते हैं। तो इस तरह के यंत्र को ही लगाया जाता है
जिसपे भूकंप को मापा जाता है। सिस्मोग्राफ का ये फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इनमें से रबी फसल के युग्म को पहचानिए। कौन सा युग्म रबी फसल का युग्म है? मक्का और गेहूँ। तो इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन है मक्का, ये रबी फसल नहीं है, ये खरीफ फसल है। दूसरा है चावल और चना, तो इसमें चावल जो है वो खरीफ फसल है। गेहूँ और बाजरा, इसमें बाजरा जो है वो खरीफ फसल है। आलू और मसूर, ये सही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आलू और मसूर ये दोनों ही शरद ऋतु में उगाए जाते हैं और इनको हम लोग रबी फसल के नाम से जानते हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मुख्य रबी फसलों में से गेहूँ है, चना है, आलू है, मसूर है, सरसों भी है, आपका कोरिएंडर यानी कि जीरा है, और ओट, कोरिएंडर का तो धनिया होता है ना, सॉरी, कोरिएंडर यानी कि धनिया, ओट यानी कि जई हो गया आपका। तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से रबी फसलों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? वायुमंडल के नाइट्रोजन का नाइट्रीकरण करना, ठीक है, ताकि पृथ्वी में, धरती में वापस नाइट्रोजन की मात्रा आ सके। और चूँकि नाइट्रोजन पौधों के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व होता है, जैसे हम इंसानों के लिए सबसे प्रमुख पोषक तत्व जो है वो है कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इंसानों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन जो है यह पेड़ पौधों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। लेकिन पेड़ पौधों के लिए समस्या ये है कि इसे सीधे सीधे वायुमंडल से प्राप्त नहीं कर सकते हैं पेड़ पौधे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों के द्वारा ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन को वापस लेने के लिए जड़ की सहायता से नाइट्रोजन को लिया जाएगा, ठीक है। तो जड़ों की सहायता से मिट्टी में जब किसी भी पौधे की जड़ होगी, जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा यहीं से अवशोषित होगी। तो नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल से सीधे सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता है पेड़ पौधों के द्वारा, और नाइट्रोजन को वापस धरती में लाने के लिए ये जो रेजोबियम यहाँ पे नहीं टिक लगाएंगे, ध्यान से नाम में टिक लगाएंगे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देखिए राइजोबियम का है। तो राइजोबियम नाम का जो जीवाणु होता है ये फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जिनमें दलहनी पौधे आते हैं। जितने भी दलहनी पौधे हैं, चना, मसूर, आपका अरहर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, इन सभी दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाए जाते हैं। राइजोबियम इनकी गांठों में पाए जाते हैं, दलहनी पौधों की जड़ों में, और ये वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके वापस नाइट्रोजन की मात्रा को मिट्टी में मिलाते हैं। तो फसल चक्रण में हम लोग देखते हैं कि दो फसली पौधों के बीच एक दलहनी पौधों को लगाया जाता है, ताकि वापस से नाइट्रोजन की मात्रा धरती में वापस आ सके और उसकी गुणवत्ता बनी रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक कौन है? पॉलिएस्टर, सेलुलोस, एक्रिलिक, नाइलॉन, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो उसके प्राकृतिक बहुलक सेलुलोस होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? तो धातु की सक्रियशील धातु की श्रेणी में सबसे ऊपर पोटेशियम का नाम आता है, ठीक है। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? तो के होता है। इसका संकेत के क्यों होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पोटेशियम का संकेत के क्यों होता है। चलिए, ये पोटेशियम धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर सामान्य स्थिति में द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शंस हैं आपके पारा, सोडियम, सल्फर, ब्रोमीन।
तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, क्योंकि पारा जो है यह भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा धातु है। पारा क्या है? धातु है। सवाल में अधातु पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि कहाँ पे धातु पूछा जा रहा है, कहाँ पे अधातु पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ धातु पूछेगा तो हम लोग यहाँ पारा सही टिक करेंगे, अगर अधातु पूछा है तो ब्रोमीन सही होगा। ठीक है, तो इस पर कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने जानबूझ करके इस प्रश्न को रखा है और इसे स्पष्ट कर दिया ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा कि सड़क निर्माण के समय उस पर कोलतार बिछाया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? कोक, कोल गैस, बिटुमेन, पेट्रोल, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है बिटुमेन। वह बिटुमेन कहलाता है। इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा पिचिंग करते हुए सड़क की, तो सड़क पर जो पिचिंग की जाती है ये पिचिंग बिटुमेन के द्वारा की जाती है और यह बिटुमेन पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। क्लास 8 के चैप्टर में ईंधन वाले चैप्टर में ईंधन का चैप्टर है, वहाँ पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन बताया गया है और पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से कई सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे पेट्रोल, किरोसिन, आपका डीजल, नेफ्थलीन, मोम, आपका मोबिल भी प्राप्त होता है वहीं से, बिटुमेन भी वहीं से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम जेली भी वहीं से प्राप्त होती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें पेट्रोलियम जो खनिज तेल कहलाता है उसके प्रभाजी आसवन से शुद्धिकरण करने के उपरांत प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हम लोगों ने पिछले क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस लिए थे और बहुत सारा वहाँ पे डिटेल एनालिसिस हम लोगों ने किया था कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैसें हैं वे कितने समय तक पृथ्वी को गर्म रखने में सक्षम होती हैं। तो उसमें सर्वाधिक किस गैस की मात्रा जो है वो सर्वाधिक समय लंबे समय तक ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता रखती है? उसमें था सल्फर हेक्साफ्लोराइड। यहाँ पे इन ऑप्शंस में से पहचानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसे देखिए पहला ऑप्शन जो है वो सही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपका है CFC, ये आपका ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ओजोन परत क्षय के लिए आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी होता है, जबकि CO2 आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होती है। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कहने का तात्पर्य यहाँ पर इस सवाल का ये है कि वैसे जीव या वैसे जंतु जो अपने तरह के संतान का यानी कि सीधे सीधे बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर हर्षऊ की मात्रा प्रिंट नहीं हो पाई है। सही ऑप्शन है अंडायुज, जरायुज, शैशवज, लैंगिकज, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही ऑप्शन है जरायुज। ठीक है, वैसे जीव जो अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, वे जरायुज कहलाते हैं और जो अंडे देते हैं वे अंडायुज कहलाते हैं। याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मास्टर ग्रंथि कौन सी है? मास्टर ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के अंदर पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ पे सही ऑप्शन पहला हो गया। यहाँ देखिए फोरहेड के सीधे पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। अगला सवाल हमारा है मानव की ध्वनि सुनने का श्रव्यता प्रास क्या है? यानी कि हमारी ध्वनि सुनने की कैपेसिटी क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक।
तो यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर 1 है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक ये हमारी ध्वनि सुनने की कैपेसिटी है। इसको श्रव्यता परास कहते हैं। ठीक है, 20 हर्ट्ज से जो कम होता है उसको अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक ध्वनि होती है उसे हम लोग प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, सुपरसोनिक प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। चमगादड़ जैसे जीव प्राश्रव्य ध्वनि निकालते हैं और इसी कारण वे रात में आसानी से उड़ पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। इनमें से कौन विद्युत धारा का कुचालक है? पारा, सिरका, आसुत जल, नमक का विलयन, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3 है, आसुत जल। आसुत जल यानी कि शुद्ध जल, जो जल वाष्पन के द्वारा, जल के वाष्पन को अगर हम लोग जल के भाप को इकट्ठा करके फिर उसे संघनित करेंगे तो वापस जो जल बनेगा वो आसुत जल होता है। वो पूरी तरह से शुद्ध होता है और शुद्ध जल जो है वो विद्युत धारा का कुचालक होता है। ठीक है, सुचालक नहीं होता है। और जब हम उसमें नमक अगर मिला देंगे, नमक का विलयन अगर कर देंगे तो वह सुचालक हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से पारा भी सुचालक है और सिरका भी सुचालक है, आसुत जल केवल कुचालक है। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? तो जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, विषाणु के द्वारा होने वाले रोग, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग, इनमें से एक सवाल आपको देखने को मिलता है साइंस के किसी भी एग्जामिनेशन के प्रश्न में। तो इसीलिए मैंने इस प्रश्न को रखा है। पिछले क्लास में भी मैंने विषाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाले एक रोग को रखा था। इसमें जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही है, टाइफाइड। ठीक है, खसरा, ये खसरा जो है वो विषाणु के कारण होता है। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। चिकन पॉक्स आपका वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण। तो यहाँ पहला ऑप्शन हमारा सही है, टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है। यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए, आभासी कमी आ जाती है। तो यह कमी है क्या होती है? विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक, या फिर विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं होती है। तो यह जो प्रश्न है ये आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब किसी ठोस वस्तु को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उस वस्तु के द्वारा द्रव का कुछ भाग विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, और यह जो विस्थापित जल होता है या द्रव होता है यह वस्तु के भार के बराबर होती है। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, विस्थापित पानी के भार के बराबर। ठीक है, यह सिद्धांत जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे मैंने नोट डाल दिया है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है। यह कमी वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। आप लोगों ने कुएं से पानी भरते समय यह महसूस किया होगा कि जब बाल्टी कुएं के जल के नीचे होती है तो जब हम उसको ऊपर की ओर खींचते हैं तो आसानी से वो ऊपर आ जाती है, लेकिन जब सतह के ऊपर बाल्टी आ जाती है तो फिर उसका जो वास्तविक भार होता है वो हमें महसूस होने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी? निर्वात में, हवा में, पानी में, स्टील में, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो निर्वात में ध्वनि की गति होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया, क्योंकि निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं हो पाती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम होना चाहिए और यह माध्यम ठोस, द्रव, गैस हो सकती है। और सबसे सर्वाधिक जो गति होती है ध्वनि की वो ठोस में होती है और ठोस यहाँ पर स्टील है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्टील में इसकी गति सर्वाधिक होती है। आप यहाँ पे देख पा सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। यहाँ पर
आप देखिएगा कि हवा में इसकी गति 350 मीटर प्रति सेकंड है, जल में 1500 मीटर प्रति सेकंड है, वहीं स्टील में इसकी गति 6000 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ याद रखेंगे इस फैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा यानी कि प्रकाश का जो ऑप्टिकल फाइबर में गति होती है वो किस प्रकार की गति होती है, किस प्रकार से संचरण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो जब ऑप्टिकल फाइबर की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आप यहाँ पे देख पाइएगा ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश की गति को इस प्रकार से दिखाया गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश की गति को, ऑप्टिकल फाइबर के सिरों के ऊपर आप प्रकाश को आसानी से देख सकते हैं। तो यह जो गति होती है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। अगला सवाल है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक, जिसको हम लोग ऊंचे भवन, जो भी ऊंची बिल्डिंगें हैं, आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तड़ित चालक का। ठीक है, तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टीन, इनमें से कोई नहीं फिर एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन नंबर 3 है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक, यह सवाल आपके क्लास 8 के लेसन नंबर 2 से लिया गया है। तड़ित और भूकंप चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो तड़ित चालक क्या होता है, यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं। ऊंचे भवन के एक सिरे पर एक धातु, इस प्रकार से धातु की तार जो ज़मीन से इसका संपर्क होता है, और यह मुख्य रूप से तांबे का बना होता है, जो कि विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। अगर आकाशीय बिजली यहाँ गिरती है तो यह तड़ित चालक उस बिजली को अपनी ओर खींच लेगा, आकर्षित करेगा, और इसका जुड़ाव सीधे सीधे धरती के अंदर रहता है। तो ये धरती के अंदर यह बिजली जो है बिना भवन को क्षति पहुंचाए धरती के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो ये तड़ित चालक का काम होता है, लाइटिंग कंडक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक खरीफ फसलों का युग्म है? अच्छा, अब यहाँ खरीफ फसल के युग्म पहचानने हैं। धान एवं गेहूँ, धान तो खरीफ है लेकिन गेहूँ रबी फसल है। गन्ना एवं मक्का, ये दोनों सही है। गन्ना भी खरीफ फसल है बरसात के ऋतु में, और मक्का भी वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। आलू एवं चना, ये आपका हो जाएगा रबी फसल युग्म। सरसों तथा अलसी, ये भी रबी फसल युग्म हो जाएगा। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। आप यहाँ पे खरीफ फसलों के नाम यहाँ पे देख पाइएगा, जो भी प्रमुख खरीफ फसलें हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। आपका धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया और गन्ना हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 प्रमुख खरीफ फसलें हैं यहाँ पे दी हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन एक वायरस से होने वाली बीमारी है? वायरस यानी कि विषाणु, विषाणु से होने वाली बीमारी कौन सी है? क्षय रोग, ये आपका ट्यूबरकुलोसिस जो है वो जीवाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा नहीं होता है। टाइफाइड भी आपका जीवाणु के द्वारा होता है। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है। पोलियो आपका होता है विषाणु से। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही है, पोलियो। अच्छा, इसमें विषाणुओं से होने वाले रोगों को याद रखने के लिए एक ट्रिक तैयार किया गया है, और दरअसल इस ट्रिक को मैंने सर्च के दौरान पाया था इंटरनेट के ऊपर, और वहाँ से मैंने इसे लिया है। ठीक है, रेखा हमें हिट करके पोएचे यानी कि पीछे छोड़ गई। अब इसमें जो प्रत्येक अक्षर हैं उनसे बीमारियों के नाम हैं जो वायरस के कारण होती हैं। रे से रेबीज, खा से खसरा, ह से हर्पिस, में से मेनिंजाइटिस, और फिर ही से हेपेटाइटिस, फिर यहाँ ट है, ट से ट्रैकोमा, और करके यहाँ पर बीच में साइलेंट है पोएचे। पोएचे का पो से पोलियो हो गया, ए से एड्स हो गया, चे से चेचक हो गया, छोड़ तो छो से हो जाएगा छोटी माता,
और ड से यहाँ अड़ का ड ले लिया गया, डेंगू बुखार। और फिर गई का ग से गलसोत, और ई से इन्फ्लुएंजा, जिसको हम लोग N1H1 वायरस कहते हैं। तो इस प्रकार से विषाणुओं से होने वाले रोगों के ऊपर एक ट्रिक मिला मुझे, जिसे मैंने यहाँ पर ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो इसका डिस्कशन हम लोगों ने पिछले क्लास में भी किया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एल्कोहल। ईस्ट के उपयोग से एल्कोहल का उत्पादन होता है। और इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी विधि हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कस की थी कि किसी एक गिलास पानी में हम लोग क्या करते हैं, 1 या 2 चम्मच चीनी घोल देते हैं, ठीक है। और इस चीनी में 1 चम्मच ईस्ट पाउडर मिला देते हैं, और इस मिश्रण को धूप में, सनलाइट में जो है रख दिया जाए अगर 4 से 5 घंटा, तो यह प्रक्रिया जो है किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप चीनी जो है वो एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और ईस्ट की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। यहाँ पर ईस्ट के कुछ उपयोग दिए गए हैं, बेकरी में, बियर बनाने में, फूड इट्स या फीड इट्स में, वाइन मेकिंग में, ठीक है। मुख्य रूप से वाइन मेकिंग इसका बड़ा इंडस्ट्रियल मार्केट है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल स्पिरिट बनाने में, जिसका इस्तेमाल आपके होम्योपैथिक दवाओं के निर्माण में होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ईस्ट के उपयोग के ऊपर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से किसको पीट करके पतली चादर बना सकते हैं? तो किसको पीट करके पतली चादर बना सकते हैं? तो जो धातु होगा, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका यही है कि इनमें से कौन धातु है। तो जिंक हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, जिंक धातु है, बाकी सभी अधातु हैं। फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन ये तीनों ही अधातु हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? धातु की अभिक्रिया जब अम्ल से कराई जाती है तब वहाँ पे कौन सा गैस उत्पन्न होता है, ये सवाल आपका है। तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। धातु में जब हम लोग तनु अम्ल देते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक टैडपोल जिस प्रक्रम के द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? टैडपोल जिस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मेंढक में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो यह प्रक्रिया कायांतर प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। आप यहाँ पे देख पाइएगा चित्र के माध्यम से, एकदम छोटा सा टैडपोल है, फिर इसके शारीरिक आकार में वृद्धि होने लगी और वृद्धि होते 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 अंत में फिर यह पूर्ण मेढक बन जाता है। तो यह विकास की प्रक्रिया जो है कायांतरण कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? कायांतरण कहलाती है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन एक असंपर्क बल का उदाहरण है? असंपर्क बल के 2 प्रकार मुख्य रूप से दिए गए हैं, एक संपर्क बल और एक असंपर्क बल। जैसे अगर हम किसी वस्तु को खींचते हैं, धक्का देते हैं, तो वहाँ पे वस्तु को हमें संपर्क करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, टच करना पड़ता है। तो वैसे सभी जो बल आरोपित होते हैं जिसमें 2 वस्तुओं के बीच संपर्क हो तो उसको संपर्क बल की श्रेणी में रखा गया है। और जब बिना किसी संपर्क के, ठीक है, 2 वस्तुओं के सतहों के बीच संपर्क ना हो और बल आरोपित हो जाए तो वहाँ पे वो असंपर्क बल कहलाता है। जैसे चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सारे जो हैं वो असंपर्क बल के उदाहरण होते हैं। अब यहाँ घोड़े के द्वारा टमटम का खींचना, तो घोड़ा तो टमटम से बंधा हुआ है, उसके साथ है, तो वह संपर्क बल हो जाएगा। ये असंपर्क बल नहीं होगा बल्कि संपर्क बल हो जाएगा। उसी तरह से दरवाजे को धक्का देना, यह भी संपर्क बल हो जाएगा। पेड़ से फल का गिरना, तो पेड़ से फल का गिरना असंपर्क बल है, क्योंकि धरती की सतह फल से चिपकी हुई नहीं है। पेड़ ऊपर है, फल ऊपर है, और फल जब टूट जाता है तो ऑटोमेटिक वो नीचे की ओर चलाता है, क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे असंपर्क बल का उदाहरण हो गया।
बल्लेबाज के द्वारा गेंद को मारना यह भी संपर्क बल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बल्ले के द्वारा जब संपर्क होता है तभी गेंद दूर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या होता है? छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित कर लेते हैं। छड़ धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। छड़ तथा कपड़ा दोनों ऋणावेश अर्जित कर लेते हैं। छड़ ऋणावेशित हो जाती है तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाएगा तो वैसी स्थिति में जो छड़ होगी वह धनावेशित हो जाती है, ठीक है, क्योंकि रेशम के कपड़े का धनावेश उसके ऊपर चलाता है, वो धनावेशित, और कपड़ा ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है, कपड़े के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 58, मानव नेत्र में बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? मानव नेत्र, हमारी आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा। तो देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमारे आंखों में नहीं बनता है। वास्तविक, सीधा और वस्तु से बड़ा। काल्पनिक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। ये चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। आप यहाँ पर देख पाइएगा, हमारी आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है उसके प्रतिबिंब निर्माण की यह प्रक्रिया होती है कि किसी भी वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वह लेंस से गुजरने के बाद रेटिना पर आकर के मिलती हैं, ठीक है, रेटिना पर आकर के मिलती है और वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है। और जब भी उल्टा प्रतिबिंब होगा तो वो वस्तु हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, और वस्तु से छोटा बनता है। फिर उसको हमारे मस्तिष्क में उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके देखा जाता है, ठीक है, ये देखने की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 59 में हम लोग पहुंच चुके हैं। निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो ग्रीन हाउस है। सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा सही है, नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी सभी गैसें जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसें हैं। यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है ऊपर का, ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पे आप देख पाइएगा ग्रीन हाउस गैसों की एक और यहाँ पर उदाहरण चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है। CO2, मीथेन, हेलो कार्बन्स, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैसों के ऊपर डिटेल एनालिसिस किया था। आज के क्लास का ये आखिरी सवाल है, निम्न में से कौन एक तारामंडल है? तारामंडल यानी कि कॉन्स्टेलेशन। तो कॉन्स्टेलेशन कौन सा है? सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर्स कॉन्स्टेलेशन नहीं है, ये हमारे पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं। ओरियन, ओरियन यानी कि व्याध, इसको हिंदी में व्याध कहते हैं, और यह एक तारामंडल है। व्याध क्या है? वो तारामंडल है। फोबोस डिमोस, तीसरा ऑप्शन है फोबोस डिमोस, ये आपके मंगल के चंद्रमा हैं, मंगल के प्राकृतिक उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं, इनका नाम फोबोस और डिमोस है। पुच्छल तारा, ये तो एक खगोलीय पिंड है जो 76 वर्ष में एक बार चक्कर लगाता है, 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी से दिखता है, ठीक है, इसको पुच्छल तारा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कॉन्स्टेलेशन के बारे में। तो कॉन्स्टेलेशन यानी कि तारामंडल जो होते हैं, तारों के विभिन्न आकृतियों को काल्पनिक रूप से मिलाकर के एक नाम दे दिया गया है, और हम लोग आकाश में अनेकों प्रकार के तारामंडल को जानते हैं, जिनमें से एक ओरियन है, और ओरियन ऐसा दिखता है, और ये खास करके जाड़े के दिनों में स्पष्टता दिखता है, ठीक है। जनवरी इवनिंग्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी के इवनिंग में इस प्रकार से यहाँ चित्र में जनवरी इवनिंग में बताया गया है कि जनवरी की शाम में आपको यह तारामंडल आसानी से पूर्व दिशा में दिख जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसका चित्र होता है। ये ओरियन को विस्तृत रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। इसी प्रकार से कई तारामंडल यहाँ पर हैं। एरीज है,
टॉरस है, जेमिनी है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, आपका लिब्रा है, वर्गो है, लियो है ना। तो यानी कि जितनी भी राशियां हैं उन सभी के तारामंडल भी आसमान में दिखते हैं। कैप्रिकॉर्न आपका है। तो इस प्रकार से सप्तऋषि तारामंडल एक मुख्य तारामंडल भी है ना। तो ये आपका तारामंडल का कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे हमारा आज का क्लास संपन्न होता है। आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।